आइए सुनते हैं आज की वीडियो में रात के खटाटूप अंधेरे में जन्म लेने वाली एक दहशतनाक और रूह फरसा कहानी। रानीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकी और फिर रवाना हुई तो मेरी मंजिल लम्हा बलम्हा करीब आने लगी। मुझे चंद मिनट बाद आने वाले कस्बे दुनियापुर के स्टेशन पर उतरना था, जहां पर मुसाफिर ट्रेन ने 1 मिनट के लिए रुकना था। इसलिए मैं अपना सामान संभालने लगा। मैंने बर्थ से अपना कंबल लपेटकर बैग में डाला और अखबार भी बैग में रखा। बर्थ से उतरकर सीट पर आ बैठा। रानीपुर के दरमियान एक छोटा सा जंगल था, जहां पर यह छोटा सा स्टेशन यानी कस्बा दुनियापुर था, जिसके बाहर चंद दुकानें, एक डाकखाना और एक प्राइमरी स्कूल था। वहां से निस्फ फरलांग मशरिक की जानिब सड़क थी। सड़क के साथ ही नहर थी, मगर नहर और सड़क के दरमियान चंद गज का फासला था। वहां घने दरख्तों और झाड़ियों की इतनी बहुतात थी कि सड़क पर चलने वाले को नहर की पट्टी नजर नहीं आती थी, जो सड़क से चंद फुट बुलंद और नाहमवार थी। अलबत्ता नहर किसी दूसरी जानिब की पट्टी से काफी कुशादा थी और उस पर जीप, ट्रैक्टर और कार भी चला करती थी। मुझे इस जगह मेरे एक दोस्त जमींदार मुख्तार अली ने बुलाया था दावत पर। उसने कह दिया था कि मैं अपने नौकर को लेने भेज दूंगा। बहरहाल उस रात जब मैं 2:15 बजे दुनियापुर के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उस इलाके के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल जीरो थी और मेरे जहन के किसी कोशे में खौफ जरा बराबर नहीं था। मैं ट्रेन से उतरा तो मेरा ख्याल था कि मुख्तार अली का भेजा हुआ नौकर मेरे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद होगा, लेकिन वहां तो कोई ना था। ट्रेन से 2-3 और मुसाफिर उतरे थे जो मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। मैं अपना बैग उठाए स्टेशन से बाहर आ गया। सर्दी काफी थी और मैंने गर्म सूट पहना हुआ था। स्टेशन से बाहर तारीकी और सन्नाटे का राज था। मैंने नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। सितारों की मध्यम रोशनी में मैं चलता हुआ करीब से गुजरती सड़क तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे अब नहर के साथ साथ सड़क पर चलना था और सड़क पर बहुत तारीकी थी, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे जिनकी बालाई शाखें सड़क पर झुकी होने के सबब आसमान नजर नहीं आता था। इस तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई न देता था। दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न था। चुनाचे पहली बार मेरे हवास पर नामालूम सा खौफ तारी होने लगा। इस वीरान और तारीक सड़क पर खुद को मैं तन्हा महसूस करके मुझे मुख्तार अली पर ऊर्सा आने लगा, जिसने मेरी रहनुमाई के लिए किसी को भेजना था। सड़क कच्ची थी, उसमें जा बजा गड्ढे मालूम हो रहे थे। मैं एहतियात से कदम उठाने लगा। अभी चंद ही कदम चला था कि दाईं जानिब की झाड़ियों से अजीब सा शोर बुलंद हुआ, जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता है। वो नागहानी आवाज सुनकर मैंने लाशऊरी तौर पर रुकते हुए उस तरफ देखा और मेरा दिल थक से रह गया। उस तरफ तारीकी में 2 गोल गोल और बिलोर सी आंखें मुझे घूर रही थी। 1-2 लम्हे के लिए मैं खौफ से अपनी जगह साकित होकर रह गया और मेरा दिल धक धक करने लगा। उन चमकीली आंखों में ऐसी जानलेवा कशिश थी कि मैं उससे निगाहें न हटा सका, मगर जल्द ही मैंने अपने गुम होते हुए हवास पर काबू पाते हुए जमीन पर जोर से पांव मारा। वो आंखें फौरन गायब हो गई। मैं चंद लम्हे खड़ा अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने दोबारा चलना शुरू किया ही था कि अचानक मुझे पीछे से घोड़े की टापें सुनाई दी और मैं ठिठक कर रुक गया। शायद कोई घुड़सवार आ रहा था। मुझे ख्याल आया कि मैं घुड़सवार के हमरा मुख्तार अली के बंगले तक जा सकता हूँ। मैंने पलट कर देखा, मगर तारीकी में कुछ नजर न आया। शायद वो अभी दूर था, तो मैं इंतजार करने लगा। घोड़े की टापें लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि वो इधर ही आ रहा है। मगर काफी देर गुजर गई और घुड़सवार न पहुंचा तो मुझे तो बहुत हैरत हुई, मगर फिर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। उस उजाड़ सड़क पर घोड़े की टापें मावराई आवाज मालूम हो रही थी। अचानक वो आवाजें यकदम बंद हो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि घोड़ा मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गया है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने की कोशिश की, मगर घोड़ा नजर न आया। तुम कहाँ हो घोड़े वाले? मैंने बुलंद आवाज में पुकारा, मगर खौफ के सबब मेरी आवाज कांप रही थी। चंद लम्हों बाद मुझे अपने सामने एक इंसानी ह्योला सा दिखाई दिया। वो मुझसे 1 कदम के फासले पर रुक गया।
क्या बात है साहब जी? उस ह्योले की तरफ से सरसराती हुई आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ मुख्तार अली की तरफ आया हूँ। तुम कौन हो? मैं करमू हूँ साहब। ओह, तुम्हें मुख्तार अली ने भेजा है? मैं एकदम खुश हो गया। जी हाँ, मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया था, मगर स्टेशन पहुंचा, गाड़ी तो जा चुकी थी और आप वहां नहीं थे। क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? मैंने मुतमईन होते हुए पूछा। मैंने अभी आवाज सुनी थी। नहीं साहब, घोड़े की क्या जरूरत है? मुख्तार अली साहब का बंगला यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है। अच्छा चलो फिर। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है घोड़े की टापे मेरा वहम हो। टॉर्च लाए हो? जवाब में करमू हंसा, मगर उसकी हंसी अल्लाह की पनाह मेरे बदन में सनसनाहट दौड़ा गई। फिर उसकी सर्द सी आवाज सुनाई थी। साहब, आप पहली बार आए हैं ना, लेकिन हमें तो रात में भी दिखाई देता है। वो आगे बढ़ा और मैं उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन शायद उसकी रफ्तार तेज थी। 2 कदम चलने के बाद ही उसका ह्योला मेरी निगाहों से ओझल हो गया और मैं तारीकी में अंधों की मानित कदम उठाने लगा। चंद कदम चलने के बाद मेरा पांव किसी गहरी जगह पड़ा और मैं लड़खड़ा गया, मगर मैंने जल्दी से खुद को बचा लिया। करमू, ठहरो तो सही, तारीकी बहुत है। मैंने उसे पुकारा। साहब, मेरा हाथ पकड़ ले। करमू की आवाज सुनाई थी और मुझे उसका ह्योला दिखाई देने लगा। मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे जिस्म में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई। उसका हाथ बर्फ की मानित यख था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किसी मुर्दे का हाथ हो, जिंदगी की हरारत से महरूम और बिल्कुल बेहिस। करमू, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। जवाब में उसकी वही गैर मर्रई हंसी सुनाई थी। वो बोला, सर्दी बहुत है ना जी, फिर आपने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं। हम गरीबों के पास तो सर्दी गर्मी में एक जैसे ही कपड़े होते हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन उसकी कलाई में नब्ज भी साकित थी, जिसके सबब मुझे उसका हाथ बेजान महसूस हो रहा था, और यही बात मेरे आसाब पर खौफ तारी कर रही थी। अंधेरे में वो मुझे महज साए की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए ना मैं उसका चेहरा देख सकता था और ना उसका लिबास। करमू, नहर की पट्टी पर चले, वहां सितारों की रोशनी होगी। साहब, इस तरफ तो नहर का किनारा है, पट्टी दूसरी तरफ है। किनारे से पांव फिसल गया तो नहर के पार चलो। मुझे तो अंधेरे में वहशत हो रही है। करमू, क्या आप ठंडे पानी में तैर सकेंगे साहब? उसने हंसते हुए पूछा। क्या मतलब? क्या पुल नहीं है यहाँ? पुल मुख्तार अली साहब के बंगले के पास है साहब जी। मैं आपके साथ हूं ना। वो खामोश हो गया। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरे में उसकी सर्द कलाई। नीचे जमीन में कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक मुझे हल्की सी आवाज सुनाई थी, जैसे किसी ने सरगोशी की हो, लेकिन अल्फाज मेरी समझ में ना आ सके। फिर मैंने दूसरी सरगोशी सुनी। अल्फाज अब भी समझ न आए, लेकिन आवाज करमू की महसूस होती थी और उसमें गुस्से की आमेजिश थी। फिर अचानक ही करमू का हाथ मेरे हाथ से निकल गया। मैंने उसके हाथ को दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ में कुछ न आया। इसके साथ ही मुझे तेज तेज सरगोशियां सुनाई देने लगी और मैं खौफजदा होकर वहीं रुक गया। अंधेरे में अब करमू का ह्योला भी नजर न आ रहा था, मगर वो सरगोशियां मुझे 2 कदम के फासले पर महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे 2 अफराद किसी मामले पर दबी जबान में झगड़ रहे हों। उनमें से एक आवाज करमू की मालूम होती थी, मगर दूसरा कौन था? ये सोचते ही मेरे बदन के मसामात में पसीने उगलना शुरू कर दिए कि करमू के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है, जिसके वजूद से मैं बेखबर हूँ। खौफ से मेरी धड़कनें रुकने लगी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। करमू, तुम कहाँ हो और दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? मैंने पुकारा तो खौफ से मेरी आवाज कांप रही थी। करमू की तरफ से मुझे जवाब न मिला, अलबत्ता सरगोशियां एकदम बंद हो गई थी। इसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे करीब ही कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने जल्दी से नीचे देखा, मगर नजर कुछ न आया। मैंने दोबारा फंसी फंसी आवाज में करमू को पुकारा। मुझे फिर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। यूं लगता था जैसे उन दोनों में से कोई जमीन पर गिरा हो। साथ ही मुझे तेज कराहें सुनाई थी और खौफ की शिद्दत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करमू, मैं दहशत ज़दा होकर चीखा। किससे लड़ रहे हो तुम? घबराए नहीं साहब जी, इस खबीस को भगा दिया है मैंने। मेरे करीब से ही एक आवाज बुलंद हुई, मगर वो आवाज करमू की नहीं थी।
तुम कौन हो? दीनू कुम्हार, उसने हंसकर कहा। आपको लेने आया हूँ साहब जी, मगर करमू को तुमने क्यों भगा दिया? तुम्हें किसने भेजा है? वो मेरा दुश्मन था। बहरहाल मुख्तार अली के बंगले तक मैं आपको ले जाऊंगा। आइए, इधर अंधेरा है। अभी मुख्तार अली का बंगला कितनी दूर है? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। बस करीब ही 1 फरलांग का फासला है। ये बस मेरी लाठी पकड़ लें और चलते रहें। इसके साथ ही मेरे हाथ से कोई चीज टकराई। मैंने उसे टटोला। वो किसी पतली सी लकड़ी का सिरा था। मैंने उस लाठी को पकड़ा और कदम उठाने लगा, लेकिन मेरा खौफ दूर नहीं हुआ था। दीनू का ह्योला मुझे नजर तक न आ रहा था। सर्द हवा की सरसराहट और दरख्तों की शाएं शाएं के सिवा कोई आवाज न सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कहीं दूर से किसी दिए की मध्यम लो दिखाई दी। मैं समझ गया कि बंगला करीब आ गया है। मैंने जो लाठी पकड़ रखी थी उसका रुख उस रोशनी की जानिब था। उसके साथ ही अचानक मुझे खौफ का एक झटका लगा। लाठी का दूसरा सिरा दीनू के हाथ में और हाथ में हाथ, और वो मेरे आगे आगे चल रहा था। मगर दूर चलते चिराग की लो और मेरे दरमियान कोई चीज हायल नहीं थी, जबकि लाठी का सिरा मेरे पेट की जानिब था और इस पोजीशन में दीनू को मेरे बिल्कुल सामने यानी आगे होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। अगर होता तो मुझे चिराग की लो नजर न आती। इससे मुझे दीनू की गैर मौजूदगी का एहसास मजीद दहशतजदा करने लगा और मैं रुक गया। दीनू, तुम कहाँ हो? मैंने लाठी को हरकत देते हुए पूछा, जो बदस्तूर तनी हुई थी। मैं आपके आगे हूँ सरकार, दीनू की आवाज सामने से आई। मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? अंधेरा बहुत है ना जनाब, बस आप चलते रहे, हम पहुंचने ही वाले हैं। ये दिया कहाँ जल रहा है? हमारी मंजिल पर। घबराने की जरूरत नहीं साहब। उसकी दोबारा आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने की बजाय बढ़ गई। मुझे अपने पांव मनोवजनी महसूस हो रहे थे और मैं बमुश्किल कदम बढ़ा रहा था। चिराग की लू आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी और साथ हवा भी तेज होती जा रही थी। मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर उससे बातें करना समझा। करमू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है और वो मुझे क्यों लेने आया था? बड़ा लंबा वाकया है साहब। अरे हाँ, अचानक मुझे याद आया कि क्या किस्सा है। 20 साल पहले करमू मेरी बीवी को अगवा करके ले गया था और उससे शादी कर ली। उस वक्त से मैं इसका दुश्मन हूँ। मैंने कुछ साल पहले उसे कत्ल करके नहर के किनारे जमीन में उसकी लाश दबा दी थी, लेकिन अब तक उसकी रूह भटक रही है। तो क्या तुम करमू की बदरू से लड़ रहे थे? हाँ साहब, वो खबीस बदरू है, मगर वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे याद आया कि करमू का हाथ जिंदगी की हरारत से यकसर महरूम था और बर्फ की मानित सर्द था। ये सोचकर दहशत से मेरे कदम लड़खड़ाने लगे कि मैं एक मुर्दे का हाथ थामे रहा था। मैं लड़खड़ाया ही था कि मुझे दीनू की आवाज सुनाई दी, जरा संभल कर साहब जी, और फिर मैं संभल गया। मगर गिरदोपेश में फैली रोशनी महसूस करके मैंने इधर उधर देखा और बेसाख्ता उछल पड़ा। इस वक्त मैं उस चिराग के सामने खड़ा था जिसकी लो मुझे दूर से नजर आ रही थी, और वो चिराग एक ऊंची तावीज वाली कब्र के सरहाने चल रहा था। चिराग की रोशनी में मुझे वहां और भी बहुत सी ऊंची नीची कब्रें दिखाई दे रही थीं, जिनमें ज्यादा तो कच्ची थी। वहां झाड़ी नुमा दरख्तों की कसरत थी। मैंने खौफ की शिद्दत से बौखलाकर अपने लाठी वाले हाथ पर नजर डाली और मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया, क्योंकि मेरा हाथ खाली था और लाठी अब गायब थी। बिलाशुबा मैं किसी कब्रिस्तान में था। दीनू ने गलत बयानी की थी कि चिराग बंगले पर चल रहा है। फिर वो न सिर्फ खुद गायब था बल्कि लाठी भी गायब थी। दीनू, मैं लरजती हुई आवाज में बोला, लेकिन जवाब में हवा तेज हो गई और कब्र के सरहाने जलने वाले तेल के चिराग की लो तेजी से हरकत करने लगी और फिर एकदम वहां को अंधेरा फैलता चला गया और मैं अपने लरजते हुए वजूद के साथ आगे बढ़कर ऊंची तावीज वाली कब्र के चबूतरे पर बैठ गया। मैं सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में शराबूर हो रहा था और खौफ की तेज लहरें मेरी रगों में खून मंजमिद कर रही थी। मैं बंगले के बजाय एक कब्रिस्तान में पहुंच चुका था और ये एहसास मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था कि मैं कब्रिस्तान में हूँ, कब्रों में मौजूद मुर्दों के दरमियान तन्हा हूँ। तारीकी में मुझे अपना वजूद भी नजर न आ रहा था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हों बाद मेरी आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई और सितारों की मध्यम रोशनी में मुझे दरख्तों के दो पैकर ह्योले दिखाई देने लगे। मैंने अपने लरजते हाथों को बमुश्किल कोट की जेबों में डाला और माचिस निकालने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर माचिस गायब थी।
अलबत्ता सिगरेट का पैकेट एक जेब में मौजूद था। खुदा जाने माचिस किस वक्त और कहां मेरी जेब से गिर गई थी। अचानक हवा का जोर कुछ कम होने लगा, जो मासूम होता चला गया, लेकिन इसके साथ ही मुझे अपने अकब में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं दहशत के मारे अपनी जगह साकित होकर रह गया। मैंने पलट कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर न आया। हंसने की आवाज कब्र की दूसरी तरफ से आ रही थी, और दबी दबी सी हंसी ऐसी ही थी जैसे कोई खुद की हंसी को रोकने की कोशिश में नाकाम हो रहा हो। कौन है? मैं दहशत से चिल्लाया। जवाब में हंसी एकदम बंद हो गई और कदमों की हल्की सी चाप उभरने लगी, जैसे कब्र की दूसरी जानिब कोई चल रहा हो। मैंने दम साध लिया। कदमों की आहटें तेज होने लगी, मगर वो एक नहीं कई कदमों की आहटें थीं। मैं आहटों की सिमत देखने लगा। कई अफराद कब्र के सरहाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। अचानक कदमों की आहटें एकदम खत्म हो गईं और उस जानिब से सरगोशियां सुनाई देने लगी। लगता था कि कई अफराद दबी जबान में बातें कर रहे हों। मैं उसी सिम देख रहा था, मगर बातें करने वाले दिखाई ना दे रहे थे। अचानक मेरे जहन में ख्याल उभरा कि बातें करने वाले इंसान हैं या जिन्नात या बदरू हैं, और ये सोचकर मेरा दिल किसी जख्मी परिंदे की मानित फड़फड़ाने लगा कि कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त हंसने और बातें करने वाले जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ मुर्दे ही हो सकते हैं। मैंने अपने दहशत ज़दा जहन से सोचा कि मुझे अब फौरन इस कब्रिस्तान से भाग निकलना चाहिए। कमबख्त दीनू मुझे बंगले की तरफ ले जाने की बजाय इस कब्रिस्तान में ले आया था, और मुझे वहां छोड़कर न जाने कहां गायब हो गया था। मैं ये फैसला करके पलटा, मगर खौफ के मारे मेरे पांव कांप रहे थे। चबूतरे से उठकर मैंने नाक की सीध में कदम बढ़ाए, मगर कदम उठाते ही किसी कब्र के साथ टकरा कर लड़खड़ाया और जमीन पर आ गया। दहशत की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। उसी लम्हे एक आवाज सुनाई थी, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। वो आवाज चिराग वाली कब्र के उस तरफ से आई थी। मैंने जल्दी से उस तरफ देखा, मगर बोलने वाला दिखाई न दिया। भागकर जाएगा कहाँ ये नूरे? एक दूसरी आवाज ने कहा। गामे, मुझे खतरा है, कहीं खौफ से मर गया तो इसका खून रगों में जम जाएगा। नूरे की आवाज आई। उसी लम्हे दीनू की आवाज उभरी। नूरे, अगर ये भाग गया तो तेरी खैर नहीं। तू इसे पकड़ता क्यों नहीं कि वक्त जाया हो रहा है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता, इसके गले में तावीज है। तो तुम इसे यहाँ कैसे लाए थे? क्या तुम्हें तावीज नजर ना आया था? उनमें से एक की हुसीली आवाज सुनाई थी, एक लाठी के जरिए, क्योंकि तावीज के सबब मैं इसे छू ना सकता था। दीनू ने जवाब दिया। ठीक उसी लम्हे घोड़े की टापों की आवाज उभरने लगी। वो आवाज बाईं जानिब से आ रही थी। अरे करमू आ गया, नूरे की आवाज सुनाई थी, भागो यहाँ से। और इसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो लोग दौड़ पड़े हों। घोड़े की टापें दाएं सिंध से उठ रही थी और लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम 100-150 कदम के फासले से आ रही थी। ये टापें मैंने स्टेशन से कच्ची सड़क पर आने के बाद सुनी थी, मगर वहां करमू मुझे घोड़े के बगैर मिला था, जबकि इनके मुताबिक करमू आ रहा था। गोया घोड़े की टापों का और इसका कोई ताल्लुक था। बहरहाल उसकी आमद का सुनकर एक दो लम्हे के लिए मेरा खौफ किसी कदर कम हो गया था। टापें करीब आती जा रही थीं और मैं सोच रहा था कि इस बार फिर ये दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। अचानक मुझे दीनू के अल्फाज याद आए कि उसने करमू को कत्ल कर दिया था और अब करमू की रूह भटक रही है। ये ख्याल आते ही मुझ पर दहशत ने एक बार फिर हमला कर दिया, मगर उसी लम्हे घोड़े की टापें एकदम खत्म हो गईं और उसके फौरन बाद सामने वाली ऊंची कब्र का बुझा हुआ चिराग खुद ब खुद रोशन हो गया। साहब जी, आप ठीक तो है ना? मुझे पीछे से करमू की सर्द आवाज सुनाई थी। तुम कहाँ चले गए थे करमू? मैं आवाज की सिमत पलटते हुए बोला और अल्फाज मेरे हलक में ही फंस कर रह गए। मुझसे चंद कदम के फासले पर चिराग की मध्यम जर्द रोशनी में एक इंसानी जिस्म खड़ा था। वो सरतापा सफेद कफन में मलबूस था। उसके सर पर कफन का पल्लू उसके चेहरे पर काफी हद तक झुका हुआ था, जिसके सबब रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। ये वही बुलोरी आंखें थीं जो मैंने सड़क पर एक झाड़ी में देखी थी। यकीनन ये कोई मुर्दा था। उसे देखकर खौफ के मारे मेरी खिकी बंद गई और जिस्म खिजा रसीदा पत्ते की मानित कांपने लगा। तुम कौन हो? मैं हूं जी, उसकी आवाज फिर सुनाई दी।
इसके साथ ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मगर तुम तो लाश हो। हाँ साहब, इस दुनिया में सब लाशें हैं। वो रुके बगैर हंसते हुए बोला, मगर उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। तुम बेजान मुर्दा लाश हो। मैं पीछे हटता हुआ एक कब्र के साथ जा टकराया। फिर क्या है सरकार, लाश जिंदा हो या मुर्दा, लाश ही होती है ना। आप भी जिंदा लाश हैं। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं खौफ से चिल्लाया, ठहरो, आगे मत बढ़ो। सरकार, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तो आपका नौकर हूँ, आपका खिदमतगार हूँ। वो दीनू आपको धोखा देकर यहाँ लाया था, मगर शुक्र है मैं यहाँ जल्दी पहुँच गया, वरना वो आपको मार डालता। वो खून आशाम है, हमेशा ताजा खून चूसता है। वो मुझसे 2 कदम के फासले में रुक गया। तो क्या तुम खून नहीं चूसते? ना जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो फिर खौफनाक अंदाज में हंसा। मैं ऐसा काम नहीं करता, वरना अब तक मुख्तार अली चौधरी का खून पी चुका होता। आइए आपको बंगले में ले चलूं, देर हो जाएगी, फिर उस दीनू का भी भरोसा नहीं। मुझे देखकर वो भाग गया है, मगर हो सकता है कि वो छुप कर वार करे। कर्मों की दहशत से मेरी रगों में खून खुश्क हुआ जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे खौफजदा जहन में न जाने कैसे ख्याल आ गया था कि खून आशाम दीनू से बचने के लिए मुझे कफन पोश कर्मों के साथ ही चल देना चाहिए, और इसकी बातों से भी यही जाहिर होता है कि वो खून आशाम नहीं है। चुनाचे मेरा खौफ 5-10% तक कम हो गया कि कर्मों से मुझे कोई खतरा नहीं, और बंगले पर पहुंचने के लिए इस होलनाक कब्रिस्तान में वही एक वाहिद सहारा था। मैंने सोचा, अगर मैं बंगले तक ना पहुंचा तो फिर भी कम से कम मैं खूना शाम बदरूहों के इस मुकाम से तो निकल जाऊंगा। मुझे खामोश पाकर कफन पोश कर्मू नागवार लहजे में कहने लगा, क्या सोचने लगे साहब जी, जल्दी कीजिए, मुझे सोना भी है। नूरा भी मेरे इंतजार में जाग रही होगी। ये नूरा कौन है कर्मू? मैंने चौंकते हुए पूछा। रास्ते में बता दूंगा सरकार, मेरे पीछे चलिए। उसकी आवाज सुनाई दी, फिर वो बाईं जानिब मुड़कर चलने लगा। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे चल दिया। मुझे मालूम नहीं कि वो कब्रिस्तान कितना लंबा चौड़ा था। 15-16 कदम चलने के बाद अचानक ही कर्मू रुक गया। यहाँ इर्द गिर्द के घने दरख्तों के सबब गहरा अंधेरा था, इसलिए मुझे खुद उस 2 कदम आगे खड़े कफन पोश कर्मू से आगे कुछ नजर न आया। मैं भी रुक गया। उसी लम्हे मुझे पीछे से फिर वही खौफनाक सरगोशियां सुनाई देने लगी। मैंने डरते डरते पलट कर देखने की कोशिश की। तारीकी में कुछ नजर न आया, अलबत्ता मैं महसूस कर रहा था कि सरगोशियां करने वाले मुझसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। कर्मू, मैंने उस रूह पोश को मुखातिब किया, हमारे पीछे कौन है? इनकी परवाह मत करें सरकार, मेरी मौजूदगी में कोई आपको छू भी नहीं सकता। वो हंसता हुआ बोला, चलें। उसने मेरी कलाई पकड़ी और उसके यख हाथ की ठंडक से मेरी हड्डियों में भी सर्दी की लहर दौड़ गई। फिर मुझे दूसरे कदम पर महसूस हुआ कि मैं किसी ढलान पर उतर रहा हूँ। अंधेरे में जमीन नजर न आ रही थी। चंद कदम ढलान पर उतरने के बाद सरगोशियां खत्म हो गई। फिर मुझे हल्का हल्का उजाला दिखाई देने लगा। वो उजाला किसी तेल के चिराग का मालूम होता था। गहराई में मजीद 2-3 कदम उठाने के बाद एकदम ठिठक कर रुक गया। इसके साथ ही मेरे आसाब में दहशत अपनी पूरी होलनाकी के साथ तारी होने लगी। ये कोई तहखाना सा था जिसकी लंबाई चौड़ाई एक कमरे से ज्यादा न थी। उसमें दाएं जानिब एक ऊंची मगर कच्ची कब्र थी जिस पर चिराग जल रहा था। कब्र ताजा गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई थी, जिसकी खुशबू से कमरा महक रहा था। वहां किसी किस्म का सामान नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरी दहशत का असल सबब बाएं जानिब दीवार के पास दिखाई देने वाला इंसानी हड्डियों का ढेर था। वो खुश्क बोसीदा हड्डियां और खोपड़ियां थीं। खौफ से एक बार फिर मेरे वजूद पर कपकपी तारी होने लगी। उसी लम्हे कफन पोश कर्मू मेरी कलाई छोड़कर कब्र की तरफ बढ़ गया। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। नूरा, मैं आ गया हूँ। मुझे यकीन था तुम मेरे इंतजार में जाग रही होगी। भला कर्मू के बगैर तुम्हें कैसे नींद आ सकती है? कफन पोश कर्मू बड़े प्यार से कब्र पर हाथ फेरता हुआ कह रहा था। मैंने जानबूझकर देर नहीं की। नूरा, तुम्हें पता है मेरे कितने दुश्मन हैं? वो दीनू तो हर वक्त मेरी घात में रहता है। उसने आज फिर मेरा रास्ता रोक दिया था। नए साहब की जान बचाने के लिए मैंने उसे ढील दी और वो इनका खून पीने के लिए इन्हें ये चक्कर देकर साथ ले गया कि मैं इसकी बीवी का कातिल और मैं ही इसे भगा कर ले गया था। मगर तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी को दिल नहीं दिया था, क्योंकि मेरा दिल जवान होते ही तुमने ले लिया था। अगर चौधरी मुख्तार अली मेरा दुश्मन ना होता तो आज तुम मेरी होती। बड़ी मुश्किल से साहब को दीनू से छीन कर लाया हूँ तुम्हारे लिए।
उसके आखिरी अल्फाज मेरे खौफजदा जहन पर हथौड़े बनकर गिरे और मुझे अपना सारा बदन शल होता महसूस होने लगा। तो क्या करमू मुझे अपनी बीवी के लिए शिकार करके लाया था? मेरे माउफ होते दिमाग में सवाल उभरा। मैंने बेइख्तियार दीवार के पास बड़े हड्डियों के ढेर की तरफ देखा और वहां एक बड़ी अस्तख्वानी खोपड़ी मुझे हरकत करती महसूस होने लगी। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी हालत पर मुंह फाड़े हंस रही हो। मैंने घबरा कर उस तरफ से निगाहें हटा ली। करमू की कफन पोश लाश मेरी हालत से बेनियाज बड़ी अकीदत और मोहब्बत से नूरा को बता रही थी, मेरी जान देखो तो सही, निया साहब कितना खूबसूरत गबरू जवान है। इसकी गर्दन पर तो महज गोश्त ही गोश्त है। मैं जानता हूँ कि मेरी सुस्ती की वजह से तुम पूरा हफ्ता भूखी रही हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए मोटा ताजा जवान लाया हूँ। इससे तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी। करमू, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये किसकी कब्र है? कब्र नहीं सरकार, तहखाना। ये मेरा घर है, नूरा का घर है। ये हमारा वो गुलशन है जिसे वक्त की आंधी ने उजाड़ दिया। मगर नूरा कौन है, कहाँ है? दुख सुख के साथी, मेरी हयात का अनुमान। साहब जी, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि नूरा जैसी औरत मुझे चाहती है, रूह की गहराइयों से मुझसे प्यार करती है। लेकिन ये इतनी बदनसीब है कि इसे कभी सुख की छाँव न मिली। इसने अपने खानदान और समाज से मेरी खातिर बगावत की और ऐशो इशरत से किनारा कश होकर मोहब्बत की भट्टी में मेरे साथ जलती रही। इसके मन की मुराद पूरी ना हो सकी और चौधरी मुख्तार अली के जुल्म ने इसे जिंदगी में मेरा नहीं होने दिया। चौधरी मुख्तार अली ने तुम पर और नूरा पर जुल्म क्यों किया? लंबी कहानी है साहब जी। मेरी नूरा को भूख लगी है, वो पहले ही मुझसे खफा है। इसे आज गजा न मिली तो मुझसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगी। पता नहीं कहाँ चली गई है जो जवाब ही नहीं दे रही। शायद मेरा इंतजार करते करते सो गई है या मेरी तलाश में बाहर कहीं भटकती फिर रही होगी। उसके जवाब पर मैं चौंका और मेरे जहन में सवाल उभरा कि क्या नूरा भी बदरू है? अचानक तहखाने की खामोश फिजा में किसी की गहरी सांस सुनाई दी। मैंने बुखलाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कफन पोश लाश करमू के अलावा और कुछ न था, जो मेरी तरफ पुश्त किए कब्र के पास खड़ा था। गहरी सांसें मुसलसल उभर रही थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई हाँप रहा हो। पूरी तरह मैं सहम गया और मेरे जहन में छाई दहशत में एकदम इजाफा हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, मगर किसी से टकरा गया और खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई इंसानी जिस्म मौजूद था जिससे मेरी पुश्त टकराई थी। मैं लड़खड़ाता हुआ तहखाने के फर्श पर गिर गया। इससे पहले कि मेरे हवास बिल्कुल ही जवाब दे जाते, मुझे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। करमू, तुम कहाँ थे मेरी जिंदगी के मालिक? इतनी देर लगा दी तुमने आने में। भला कोई अपने महबूब से इतनी देर भी दूर रहता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि मैं तुम्हारे इंतजार में सूली पर लटकती रहूंगी? तुम आ गई नूरा। क्या करती मेरी जान, तुमने देर ही इतनी कर दी थी कि मैं वहमों और वसवसों में घिर गई। एक एक पल कयामत बन गया था मेरे लिए। मैं घबराकर तुम्हारी तलाश में निकल गई कि कहीं से दीनों से तुम्हारा टकराव ना हो गया हो। मैंने स्टेशन तक तुम्हें तलाश किया और तुम ना मिले तो हवेली चली गई, ये सोचकर कहीं इंतकाम की आग ने तुम्हें अपने मुजरिम की तरफ जाने पर मजबूर तो ना कर दिया होगा। वो पुरस्कार नस्वानी आवाज यकीनन नूरा की थी, मगर अब वो मेरे पीछे की बजाय कब्र की सिम से सुनाई दे रही थी। मैं तहखाने के फर्श पर बैठा उसकी आवाज सुन रहा था जो मुझे नजर नहीं आ रही थी, और खौफ से मेरा बदन पसीने में तर होता जा रहा था। कब्र पर रखे चिराग की लो बिल्कुल साकित थी और उसकी जर्द रोशनी में मुझे कब्र के पास करमू तो नजर आ रहा था, मगर उसका साया फर्श पर नहीं पड़ रहा था। शायद बदरूहों का साया होता ही नहीं नूरा, इंतकाम की आग तो हर वक्त मुझे झुलसाए रखती है, मगर मुझे पहले तुम्हारी गजा का इंतजाम करना था, इसलिए हवेली नहीं गया। हवेली जाता तो आज तुम भूखी रह जाती और शिकार को दीनों ले जाता। उसने कुछ देर के लिए शिकार पर कब्जा कर लिया था और उससे शिकार वापस लेने के लिए मुझे तरकीब लड़ाने में देर हो गई, वरना मैं तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। बस मैंने कह दिया, मुझसे ज्यादा दूर ना रहा करो, वरना किसी दिन तुम्हारी नूरा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएगी। मुझे तुम्हारी एक पल के लिए जुदाई मंजूर नहीं। अच्छा, आइंदा तुम्हें कोई शिकवा नहीं होगा, वादा, पक्का वादा। ये कौन है करमू? ये मुख्तार अली का मेहमान है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए 2 दिन काफी रहेंगे, तीसरे दिन फिर इसकी जगह कोई नया शिकार आ जाएगा तुम्हारी भूख मिटाने के लिए। वाह, कितना खूबसूरत और मोटा ताजा है। आज से पहले इतना मोटा ताजा शिकार मुझे नसीब नहीं हुआ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो करमू।
इसे तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी भर आया। जी चाहता है कि एक ही बार में खत्म कर लूं, मगर मैं इसे कई दिन चलाऊंगी, मजे मजे से इस्तेमाल करूंगी। काश तुम भी कुछ चख लो। नहीं रानी, अगर मुझे इसका चस्का पड़ गया तो मेरे लिए कौन शिकार करने जाएगा? क्यों, मैं किस लिए हूँ? तुम हुक्म तो करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए ताजा शिकार लाऊंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को नूरा, खाने की तैयारी करो, वक्त बहुत कम रह गया है, वरना कल रात का इंतजार करना पड़ेगा तुझे। फिर वो पलटा और मेरी तरफ बढ़ा। अब रोशनी उसकी पुश की तरफ थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर न आया, लेकिन मुझे उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर ही मेरी रगों में खौफ से खून मंजमद होने लगा। मैं समझ चुका था कि अब मेरा हशर भी इन लोगों जैसा होने वाला है, जिनकी हड्डियां और खोपड़ियां दीवार के पास जमा थीं। दहशत के मारे मेरा वजूद बुरी तरह कांपने लगा और हलक खुश कांटा बन गया। करमू, मैं घिघ आया। हाँ सरकार, मेरी नूरा कई दिन से भूखी है। मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे होते हुए वो भूखी रहे? मगर मेरी आवाज हलक में फंस गई। दहशत की शिद्दत से मैं मजीद एक लफ्ज भी न कह सका और करमू मेरे करीब आ गया। साहब, आप तो जानते हैं ना कि गैरतमंद शोहर वो होता है जो बीवी को घर बैठे रोटी कपड़ा मुहैया करे। मुख्तार अली को खतरा था कि मैं इसकी ऐशो इशरत में पली बेटी को खुश नहीं रख सकूंगा। चुनाचे उसे हमारे इश्क का पता चला और मेरे बाप ने उससे मेरे लिए नूरा का रिश्ता मांगा तो उसने मेरे बाप को धुतकार दिया। मजबूरन एक रात में नूरा को हवेली से भगा ले आया। वो बंदूक लिए हम दोनों को ढूंढता रहा और हम यहाँ छुपे रहे। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन नूरा की तबीयत बहुत खराब थी। उस रोज मैं दवा के लिए शहर चला गया। मेरे पीछे नूरा को तकलीफ हुई और दर्द से उसकी चीखें निकलने लगी। मुख्तार अली का एक नौकर यहाँ से गुजर रहा था। उसने घर में झांका और नूरा को देखकर मुख्तार अली को इत्तला कर दी, तो मुख्तार अली ने मुझे और नूरा को मार डाला और यहाँ पर ही दफन कर दिया। अचानक नूरा चीखी, वक्त जाया मत करो करमू। उसकी बात सुनकर करमू ने अपने कफन से खंजर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा। दहशत के मारे मेरा सांस रुकने लगा और वो खंजर लिए मेरे सरहाने बैठ गया, मगर ठीक उसी लम्हे चिराग एकदम बुझ गया और मेरे हवास भी मुअत्तल हो गए। अजान की आवाज सुनकर मुझे होश सा आ गया। मेरे आसपास कोई न था। मैं बंगले को जाने वाली सड़क पर खड़ा था और स्टेशन की मस्जिद से फजर की अजान हो रही थी। मेरा दिमाग माउफ होकर रह गया और मैं लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गया। दोबारा आंख खुली तो मैं बंगले के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरा दोस्त मुख्तार अली चौधरी कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं उठ बैठा और उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे क्या हुआ था? तुम स्टेशन के करीब सड़क पर बेहोश पड़े थे। उसके जवाब में मैंने सारा किस्सा उसे सुना दिया। मुख्तार अली ने कहका लगाकर कहा, पहली बार आए हो? फिर रात की तारीखी और सुनसान रास्ता। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई आदमी माहौल से खौफजदा हो जाए ना, तो खौफ मुजस्सिम होकर उसके सामने आ जाता है। बहरहाल अब उठो, गुस्ल करके लिबास तब्दील करो, फिर नाश्ता करेंगे। पर मेरा दिल ये सब कुछ मानने को तैयार न था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मुझे अब भी हकीकत ही महसूस हो रहा था। जब भी ये वाकये मुझे याद आते हैं तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वाकये के बाद कभी भी मैं रात के वक्त अपने दोस्त चौधरी मुख्तार अली की तरफ नहीं गया। आज भी जब ये वाकयात मुझे याद आते हैं तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।